हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वान टॉप फैक्टर या जिसको वान टॉप गुणांक या फिर वान टॉप घटक भी कहा जाता है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको साइंटिस्ट वान टॉप ने दिया था 1880 के आसपास। अब वान टॉप घटक को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि अणु संख्या गुणधर्म अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और ये वान टॉप घटक की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, अर्थात वान टॉप जो फैक्टर है इसका ज़रूरत हमको क्यों पड़ता है और इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उसका अर्थ क्या होता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वान टॉप घटक या वान टॉप फैक्टर जिसको कहा जाता है या फिर गुणांक भी कह देते हैं और इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सामान्य रूप से जो विलियन अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर है इसके सबसे अंत में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको बीच में पढ़ा रहा हूँ। बीच में पढ़ाने का कारण ये है कि इसके बाद जब हम इस लेसन में आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमको 4 प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अर्थात अणु संख्या गुणधर्म मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो इनको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं अर्थात आंकिक प्रश्न, वो वान टॉप फैक्टर से भी संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। और जब हम इसको यदि लास्ट में पढ़ते लेसन में तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ढेर सारे हो जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा मिक्सअप हो जाता है। इस कारण हम इसको पहले समझ रहे हैं कि वान टॉप फैक्टर क्या है और इसका ज़रूरत क्यों महसूस किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। और जिससे क्या होगा, जो वान टॉप फैक्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और साथ में जो अपना इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है चारों से, ये दोनों क्वेश्चन हम एक साथ कर पाएंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अणु संख्या गुणधर्म को, उसके बाद समझेंगे कि वान टॉप फैक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसको हम कैसे निकालते हैं। अणु संख्या गुणधर्म जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, जैसे कि इसके जो हिंदी का नाम है अणु संख्या, इससे हमको पता चल रहा है कि अणु की संख्या। अब किसके अणु की संख्या, तो हम जानते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन रहता है अर्थात विलियन, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय जिसको सॉल्यूट कहते हैं, दूसरा होता है विलायक जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज़ जो कि उसके सॉल्यूट के अमाउंट पर निर्भर करे, अर्थात सॉल्यूट कितनी मात्रा में है या फिर सॉल्यूट कितने संख्या में है, तो इस टाइप का जो गुण है इसको हम बोलेंगे अणु संख्या गुणधर्म। अब अणु संख्या गुणधर्म में एक शब्द आया विलेय की मात्रा। तो जो विलेय होता है यहाँ, हमारा विलेय 2 टाइप से हो सकता है, अर्थात जो सॉल्यूट है वो हमारे 2 नेचर का हो सकता है। पहला तो एक हो सकता है आयन के रूप में या फिर दूसरा हो सकता है अणु या मॉलिक्यूल के रूप में। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि किसी भी विलियन का ऐसा प्रॉपर्टी जो कि उस विलियन में उपस्थित जो सॉल्यूट है, क्योंकि विलियन किससे बना होता है, सॉल्यूट अर्थात विलेय और विलायक से, तो जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा या फिर उसकी संख्या पर निर्भर करे, उस गुण को हम बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात अणु संख्या गुणधर्म। तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे, हम जानते हैं कि जो हमारा विलियन होता है या सॉल्यूशन होता है वो बना होता है सॉल्यूट अर्थात विलेय और किससे, और बना होता है विलायक अर्थात सॉल्वेंट से। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो विलियन का अणु संख्या गुणधर्म है वो किस पे निर्भर कर रहा है, सीधे वह निर्भर कर रहा है विलेय के कणों की संख्या या फिर उसके मात्रा पे, अर्थात वो कितना अमाउंट में है उस पे। तो मैं इसको और दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ कि विलियन का अणु संख्या गुणधर्म, या फिर इसी को संक्षिप्त में क्या लिख सकता हूँ मैं, C.P। C का अर्थ कोलिगेटिव हो गया, P का अर्थ प्रॉपर्टीज हो गया। ये किसके समानुपाती हो सकता है, ये समानुपाती होगा विलेय के कणों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ सॉल्यूट, या फिर जो विलेय है उसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसको मैंने कैसे निकाला, इस तरीके से देखिए, विलियन और इसके साथ विलेय प्लस विलायक, तो एक प्रकार से ये समानुपाती का संबंध है क्योंकि ये वाला क्या है, ये बराबर है। अब इसी को और थोड़ा सा सरल कर दूं तो इसको ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि विलेय के कणों की संख्या अर्थात किस चीज़ की, वास्तव में विलेय के कण की संख्या को हम नापते हैं मोल से, क्योंकि मोल क्या होता है, हम मोल के द्वारा ये पता करते हैं कि किसी भी जो कंपाउंड है उसमें कितने मात्रा में या फिर कितने कण उस पर्टिकुलर एटम के हैं फिर मॉलिक्यूल के हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं विलेय के कणों की संख्या को समानुपाती n अर्थात मोल के, किसके मोल, ये मोल है विलेय के। ठीक है, अब मोल हम जानते हैं कि n इक्वल टू होता है W/m, जिसको हम किस में पढ़ चुके हैं, 11वीं में। W क्या है, ये मात्रा है। अब चूंकि मैं विलेय के साइड लिख रहा हूँ तो विलेय की मात्रा हो जाएगा और m क्या होगा, विलेय का अणु द्रव्यमान या फिर मोलर मास बोल सकता हूँ। तो इसको मैं फिर और ऐसा करके लिख सकता हूँ W/m। ठीक, यहाँ B भी लिख सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि विलेय के लिए हम लिख रहे हैं पूरे सारी चीज़ें। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसको हम ऐसा करके इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो अणु संख्या गुणधर्म है वो तो सीधा मोल के समानुपाती अर्थात इनकी मात्रा के समानुपाती होता है, और मात्रा के समानुपाती अर्थात ये W के समानुपाती। W भी क्या है, विलेय की मात्रा है, लेकिन इसके व्युत्क्रमानुपात में होता है अर्थात उल्टे में। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, देखिए इसका अर्थ ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मान जब भी बढ़ेगा, किसका, किसी भी विलियन का, तो हमेशा जो अणु जो मोलर मास है या फिर अणु द्रव्यमान है
विलेय का वो हमेशा क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा यदि तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये समानुपाती होता है मात्रा के, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। कुल मिला के मात्रा पे निर्भर करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। किसी विलेय की मात्रा बढ़ जाएगी तो अणु संख्या गुणधर्म का मान बढ़ जाएगा। किसके अणु संख्या गुणधर्म, विलयन के। और यही किसके व्युत्क्रमानुपात में होता है, यही होता है इस विलेय के मोलर मास या अणु द्रव्यमान के। इसको मैं बी लिख देता हूँ क्योंकि मैं शुरुआत में बताया था कि एक इसको भी दिखाएगा विलायक, और इसी की जगह किसी किसी बुक में एक दिया रहता है, जैसे एनसीईआरटी का बुक है उसमें 2 किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा विलेय अर्थात सॉल्यूट को। तो पूरे यूनिट में हम शुरू से यही कर रहे हैं, एक या फिर ए विलायक के लिए, बी विलेय के लिए। तो ये विलेय के लिए रिलेशन, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं मात्रा जब भी बढ़ाऊंगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बढ़ने की वजह से अणु जो द्रव्यमान है या मोलर मास है वो हमेशा हमको कम मिलने वाला है, ठीक। और ये यदि घट गया तो ये चीज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब जो हमारा अणु संख्या गुणधर्म है अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हम 4 टाइप के पढ़ते हैं, जो कि ये हैं, ठीक है। 4 टाइप के, अर्थात पहला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जिसको RLVP से भी दर्शाते हैं। R का अर्थ है रिलेटिव, L का अर्थ है लोअरिंग, V का अर्थ वेपर, P का अर्थ है प्रेशर, जिसका फार्मूला ये है। यहाँ पे आपको समझना नहीं है फार्मूला क्या है, इसको हम आगे पूरे पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ हम वान हाफ फैक्टर को समझने के लिए मैं ये चीज़ लिख रखा हूँ। सेकेंड है क्वथनांक में उन्नयन, इसको कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, जिसको हम यहाँ पे दिखाते हैं डेल TB इक्वल टू KBM। M यहाँ पे क्या है, मोललता अर्थात मोललिटी है। नेक्स्ट है तीसरा हिमांक में अवनमन, जिसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, इसको दिखाया जाता है डेल TF इक्वल टू KFM। और नेक्स्ट है परासरण दाब, जिसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होता है CRT। तो ये अपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, और चारों कोलिगेटिव अर्थात अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर कर रहे हैं, विलेय की मात्रा या फिर उनकी संख्या पर, ठीक है, इस रिलेशनशिप के हिसाब से। क्योंकि मैं बताया कि ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके होते हैं, विलयन के, और विलयन को वह गुण जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करे उसको बोल रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणु संख्या गुणधर्म। अभी अपने पास 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म है, इन्हीं को पूरे यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं, और यही सबसे मेन पार्ट है इस यूनिट का। तो इन्हीं का डेरिवेशन और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूरे आते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखिए मैं बताया कि जो अणु संख्या गुणधर्म होता है वो विलेय अर्थात सॉल्यूट की संख्या या मात्रा पर निर्भर करता है। कैसे करता है ये देखिए, ये हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो इधर क्या लिखा हूँ मैं XB, X क्या है यहाँ पे, जिसको काई भी बोलते थे, यह मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज किसका, सॉल्यूट का। और सॉल्यूट है तो मोल प्रभाज मतलब मोल की संख्या भी उसमें रहेगी, और मोल की संख्या अर्थात मोल विलेय की मोल की मात्रा अर्थात सॉल्यूट का अमाउंट भी रहेगा, तो उससे संबंध है। क्वथनांक में मोललता दिया हुआ है, तो ये मोललता से भी हमको मिल जाएगा सॉल्यूट की मात्रा, यहाँ भी मोललता, यहाँ से भी मिल जाएगा सॉल्यूट की मात्रा, और ये है कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता, तो इससे भी मिल जाएगा हमको सॉल्यूट की मात्रा। अर्थात ये जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो सीधे इसके साथ समानुपाती पे संबंध रखता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा था कि अणु संख्या गुणधर्म में समानुपाती विलेय के कणों की संख्या। तो उम्मीद है चारों चीज़ें आपने समान रूप से समझ ली होंगी कि ये चारों विलयन के जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं इनके जो मान होते हैं वो सीधे विलेय की मात्रा या संख्या पर निर्भर करते हैं। अब इसको उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे मैं मान लो एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैं पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया, पानी कितना 1 लीटर डाल रखा हूँ, जितना भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दिया 10 ग्राम शक्कर, ठीक है। अब 10 ग्राम शक्कर डाल दिया इस पानी में। अब इसका यदि मैं ये चारों चीज़ निकालूं, अर्थात चूंकि ये क्या है, ये तो पानी है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, शक्कर क्या है, विलेय है अर्थात सॉल्यूट है। और सॉल्यूट के मान पे कोई भी विलयन का यदि प्रॉपर्टीज निर्भर करता है तो उसको हम बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों मान यदि मैं इस विलयन के लिए, अर्थात ये विलयन बन जाएगा ना, सॉल्वेंट में लिया हूँ पानी और ये ले लिया हूँ शक्कर, तो ये बन जाएगा शक्कर का घोल जो कि मीठा रहेगा। यहाँ हमको घोल के मीठा होने को नहीं देखना है, हमको यहाँ देखना है इनके प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो 4 हैं उनके। ये हमको मिल जाएगा शक्कर का घोल। अब इसका मैं ये निकालूँ, वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अनुमान और परासरण दाब, तो अलग मान निकलेगा, ठीक है। अब जो भी मान निकले, अब वहीं पे ये तो हमारा एक कंटेनर था, अब मैं दूसरा कंटेनर लेता हूँ अर्थात दूसरा पात्र, इसमें भी सेम किया, मैं 1 लीटर पानी डाल दिया। अब जो शक्कर है इसकी मात्रा को मैं बढ़ा दिया, 10 की जगह मैं कर दिया 20 ग्राम, ये भी एक विलयन बन गया। अब इस डिब्बा के लिए, अर्थात पहला पात्र मेरा ये जिसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो जो बी वाला है इसमें शक्कर की मात्रा क्या है, 20 ग्राम है, और यहाँ शक्कर की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। अब किसके लिए अणु संख्या गुणधर्म का मान अधिक आएगा, तो मैं बताया कि जो अणु संख्या गुणधर्म है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय के कणों की संख्या फिर उसकी मात्रा पर, जिसको हम मोल से भी दिखा सकते हैं, फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मात्रा कितनी थी, 10 ग्राम थी, और यहाँ पे कितनी थी, 12 ग्राम।
तो सामान्य सी बात है कि जो विलयन का गुण है वो विलय की मात्रा पर यदि निर्भर कर रहा है तो 10 ग्राम वाले में ये चारों के जो मान आते जो हम प्रैक्टिकल के द्वारा निकालते वो मान हमेशा कम आते किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 ग्राम मैं लिया हूँ, तो 20 ग्राम अर्थात मैं यहाँ पे क्या ले लिया, जो विलय है उसकी मात्रा ज़्यादा ले लिया, उसकी संख्या ज़्यादा ले लिया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो अणु संख्या गुणधर्म है चारों के मान अधिक आएंगे और यहाँ पे हमेशा कम आएंगे। तो उम्मीद है अणु संख्या गुणधर्म आपने समझ लिया होगा। तो हम समझते हैं कि जो वान हाफ फैक्टर है या वान हाफ गुणांक जिसको कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं मान लो एक कंटेनर लिया इस तरीके से, और इस कंटेनर में मैं क्या किया, 1 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, इस कंटेनर में 1 लीटर पानी डाल दिया और NaCl डाल दिया 1 ग्राम। दूसरा कंटेनर ऐसा ही लिया जिसमें फिर मैं पानी लिया 1 लीटर और इसमें मैं डाल दिया 1 ग्राम शक्कर। तीसरा कंटेनर ऐसा लिया जिसमें मैंने क्या किया, एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड डाला और इस एसिटिक एसिड को मैंने डाल दिया बेंजीन में और इन दोनों को मिला के टोटल 1 लीटर का विलयन बना दिया। चूँकि दोनों लिक्विड फॉर्म में है इसलिए इसको 1 लीटर नहीं ले रहे हैं, दोनों को मिला के 1 लीटर का विलयन बनाए हैं। ये विलय का काम कर रहा है। ठीक है, और ये विलायक, इनमें जो पानी है वो विलायक है। ठीक, समझते जाइएगा कैसे करना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो हमने शुरुआत में पढ़ा है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। W/M, W क्या है, ये मात्रा है विलय की। W/M, WB और MB, WB क्या है, ये मात्रा है विलय की मात्रा, जिस पे सीधा जो अणु संख्या गुणधर्म है वो निर्भर करता था किसका, किसी भी विलयन का। वो 4 टाइप के थे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अवनमन और परासरण दाब, जो कि मैं यहाँ लिख रखा था। तो वो याद रखेंगे। चारों के जो गुण हैं वो वास्तव में विलयन के गुण हैं और उन्हीं चारों के गुण विलय पर निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं आपको कारण बता चुका। विलय की मात्रा बढ़ाने पर अणु संख्या गुणधर्म अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सीधा समानुपाती का संबंध है और इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती अर्थात उल्टा संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। और ये क्या है, ये है अणु द्रव्यमान या फिर इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर वेट, जो भी बोले इसको हम मोलर मास ही बोलेंगे। स्पेशली मोलर द्रव्यमान है जो कि इसके साथ उल्टा संबंध दिखाता है। ठीक है, अर्थात इसकी मात्रा बढ़ने पर यह भी बढ़ेगा, लेकिन ये क्या होने वाला है, घटने वाला है। तो इससे हम समझते हैं। अब ये हमने 3 कंटेनर लिया, एक कंटेनर का नाम दे दिया A, दूसरे को मैं B, तीसरे को C। अब तीनों में हुआ क्या, तीनों में देखते जाइए। अब देखिए इस पहले उदाहरण में इसमें मैं डाल दिया हूँ 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड का एक अणु में लिया। अब ये क्या हुआ, पानी में जाने के बाद ये अपने इस तरीके से आयनों में टूट गया, Na+ और Cl- आयनों में। अर्थात यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि सोडियम, चूँकि एक अणु ले लिया हूँ मैं, 1 ग्राम 10 ग्राम कुछ भी ले सकते हैं, मैं उसमें से सिर्फ एक अणु उठाया हूँ इस पानी के अंदर से। एक अणु इस पानी के अंदर गया, आयन के रूप में टूट गया। ठीक, इसका ये जो सोडियम क्लोराइड का ही एक गुण ही है पानी में टूटने का। अर्थात मैंने यहाँ पे कितना लिया, 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिया और यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, 1 मोल Na+ मिला और 1 मोल Cl- मिला। कहने का अर्थ है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड से मेरे को मिल गया 2 मोल टोटल इधर उत्पाद मिल गया या प्रोडक्ट, 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-। कुल मिलाकर ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ विलय कौन था, विलय यहाँ था सोडियम क्लोराइड अर्थात सॉल्यूट। अब सॉल्यूट की मात्रा इस केस में क्या हो गई, 1 से हो गई 2, टोटल 2 हो गया ना, इनको जोड़ दूंगा मैं तो 2 हो गया 1 से, अर्थात क्या हुआ, बढ़ गया। अब सॉल्यूट का मात्रा यदि मान लो 1 सोडियम क्लोराइड था और यही 1 रहता तो क्या होता, मान लो 1 सोडियम क्लोराइड इस था सॉल्यूट की मात्रा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी एक ही के हिसाब से आता। अब 1 सोडियम क्लोराइड था और मेरे को मिल गया 2। ठीक है, अर्थात जो विलय की मात्रा है वो 2 हो गई। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है अर्थात अणु संख्या गुणधर्म है वो क्या है, वो 2 के हिसाब से आएगा। कहने का अर्थ है कि मान हमेशा बढ़ा हुआ मेरे को मिलेगा। किसके केस में, इस केस में। तो चूंकि ये आयनों में टूट गया तो इस केस को हम बोलते हैं वियोजन। वियोजन, इसको अंग्रेजी में डिसोसिएशन कहा जाता है, डिसोसिएशन। अर्थात कोई भी यदि सॉल्यूट है वो पानी में जैसे ही जाएगा और अपने आयनों में यदि टूट जाता है, तो आयनों में यदि वो टूट जाए तो टूटने के बाद हमेशा हमको विलय की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बढ़ी हुई मिलेगी, जिससे क्या होगा, मेरा जो अणु संख्या गुणधर्म है इसका मान बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण क्या होगा, जो MB है जिसको मैं क्या अणु द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान बोल रहा हूँ, ये क्या होगा, ये जब बढ़ गया तो ये घटा हुआ मिलेगा मेरे को। ठीक है, कहने का अर्थ है कि इस सोडियम क्लोराइड के केस में यदि मैं अणु द्रव्यमान निकालूं इसका, तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, तो यहाँ पे इसका अणु द्रव्यमान रहता है 58.5। लेकिन क्या हुआ, जो सोडियम क्लोराइड है ये अपने आयनों में टूट गया और आयनों में टूटने के कारण क्या है, 1 से ये 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, अर्थात इन विलय की संख्या बढ़ गई। अब संख्या बढ़ गई तो अणु संख्या गुण बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो अणु द्रव्यमान क्या होगा, घटा हुआ मिलेगा। कहने का अर्थ है कि मुझे सोडियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान इस विलयन में मिलना चाहिए था इतना, जो कि ओरिजिनल है इसका,
लेकिन इसके प्रॉपर्टीज़ आयनों में टूटने के हैं, इस कारण इतना मिल करके मेरे को इससे कम मिलेगा, अर्थात 57 मिल सकता है, 58 मिल सकता है, मतलब इतना मिलने वाला नहीं है। 50 भी मिल सकता है, 58.5 से हमेशा कम मिलेगा। ठीक, तो ये जो कमी आ रही है यहाँ पे किसके, अणु द्रव्यमान की, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वान हाफ गुणांक की, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है कारण आप समझ रहे होंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए शक्कर का। शक्कर का सूत्र होता है ये C12H22O11। पानी में घोला शक्कर C12H22O11। अर्थात शक्कर अपने आयनों में नहीं टूटता है, कभी घोलेगा जरूर। अर्थात मैं 1 मोल शक्कर लिया तो 1 मोल शक्कर मिल गया मेरे को। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो ना तो टूटा, अर्थात ना तो वियोजन और ना ही संयोजन, अर्थात इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी ये अपने आयनों में नहीं टूटा, ना ही कोई नया चीज़ इसके साथ जुड़ा। जैसे पानी में घोले तो पानी को जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जुड़ा ये। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात इसका ना तो डिसोसिएशन हुआ ना तो एसोसिएशन हुआ। एसोसिएशन मतलब जुड़ना। नेक्स्ट तीसरा केस देखिए। तीसरा केस में क्या हुआ, एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में मैं घोला तो जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, 2 एसिटिक एसिड, अर्थात मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एसिटिक एसिड और फिर एसिटिक एसिड। ये बेंजीन की उपस्थिति में क्या करता है, ये 2 एसिटिक एसिड आपस में जुड़कर ये डाइमर बना लेते हैं। डाइमर कर समझ रहे हैं, बहुलक बना लिया, दोनों आपस में जुड़ गए। अब देखिए इसका अर्थ ये है 1 और 1 टोटल ये 2 हो गया। अब इसका अर्थ 2 नहीं है, बाहर जरूर है। इसका अर्थ है कि 1 यूनिट बन गया है 2 मिलकर। ठीक है, अर्थात ये 2 है तो ये क्या बन गया, ये 1/2 बन गया। 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये है और 2 यूनिट मिलकर जुड़ गया है, इस वजह से 1/2 हिस्सा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा अणु लिया, लेकिन अणु मेरे को क्या मिला, कम। किसका, विलेय का अणु। अब विलेय का अणु कम मिला, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम मिलेगा। और ये कम मिलेगा तो ये जो अणु द्रव्यमान है या मोलर मास, ये क्या मिलेगा, हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, वास्तव में 2 से ये 1 हो गया, अर्थात 1/2 हो गया, कम हो गया। अर्थात ये क्या हो गए, दोनों आपस में जुड़ गए। इसको मैं और डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को बोलते हैं संयोजन, इसको कहा जाता है एसोसिएशन। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि इन्हीं सब की वजह से हमको जरूरत पड़ा वान हाफ गुणांक का। यहाँ पे क्या था, सामान्य इसको इतना आना था लेकिन वो कम आ रहा है, और यहाँ पे सामान्य इसको इसी के हिसाब से आना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 से ये आधा हो गया, मतलब कम हो गया, और अणु द्रव्य इसकी मात्रा कम हो गई, इसलिए क्या है, CP कम हो गया और ये कम हो गया तो अणु द्रव्यमान बढ़ गया। अर्थात यहाँ पे अणु द्रव्यमान बढ़ जाता है, किसमें, संयोजन वाले केस में। वियोजन वाले केस में ये क्या है, अणु द्रव्यमान यहाँ पे घट जाता है। तो ये याद रखना है आपको। ये 3 अपना एग्जाम्पल। तो इससे मैं प्रयास कर रहा था कि इसके कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया है उसको समझने के लिए। अब हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका फार्मूला बना रहे हैं, जो कि आपको काम आएगा। इस फार्मूला का डेरिवेशन भी है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे डेरिवेशन, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे जो हमको काम आएगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फार्मूला ये बनेगा कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है, इसी को एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व का अर्थ है कि प्रैक्टिकल करने के बाद जो हमको दिखा वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको CP से दर्शाते हैं, बटा सैद्धांतिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अर्थात जो वान हाफ फैक्टर होता है वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अर्थात जो प्रैक्टिकल के बाद हमको मिला। जैसे यहाँ पे मैं बताया कि सामान्य रहता तो 58.5 मिलता मेरे को, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो क्या देखा कि इस तरीके से आयनों में टूटता है और 1 से 2 बन जाता है। इसलिए इसका जो अणु द्रव्यमान है वो क्या है, हमेशा इससे कम आएगा, जो कि मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था। मतलब 58.5 से हमेशा कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा इस केस में। जिससे इसी वजह से मैं MB को यहाँ नीचे एरो करके लगा रखा हूँ। तो इस मान को हम बोलेंगे जो बाद में आएगा, ये तो जो नीले में लिखा हूँ इसको मैं बोलूँगा सैद्धांतिक, क्योंकि हम शुरुआत में यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा माना था। और प्रैक्टिकल वाला अर्थात इसके बाद जो डाटा है उसको, तो ये डाटा वगैरह निकालना हमको नहीं सीखना है, ये मैं उस कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे इसको निकालेंगे। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं, तो हमको सिर्फ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सीखना है यहाँ इस कक्षा पे। और ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, सैद्धांतिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसी को मैं एक दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, प्रेक्षित अर्थात प्रैक्टिकल में क्या देखा था हमने, इसमें प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात शुरुआत में तो NaCl था, लेकिन हमने इसमें क्या देखा कि Na+ और Cl- में टूटता था। इस केस में क्या है, ये आपस में जुड़ते थे। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी चीज़ को, प्रैक्टिकल वाले डाटा को संयोजन अर्थात एसोसिएशन या फिर वियोजन, जिसको डिसोसिएशन बोलते हैं, वियोजन के बाद अणु की मात्रा अर्थात W अपान उसके पहले अर्थात जब वो सिर्फ इस रूप में था या फिर इस रूप में, तो मैं बोल सकता हूँ संयोजन या वियोजन के पहले अणु।
ए भी डब्ल्यू से। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने इस तरीके से रिलेशन पढ़ रखा है CP समानुपाती W/M। ठीक है, तो यही मान संयोजन या वियोजन के पहले अणु और ये बाद अणु। बाद वाला को हम ये भी लिख सकते थे प्रैक्टिकल वाले डाटा, बट अटपान थ्योरेटिकल डाटा था सैद्धांतिक, और इन्हीं को दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते थे, तो दोनों सही हैं। अब इसको हम तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका मान बढ़ता था तो ये भी बढ़ता था, और ये बढ़ता था तो ये घट जाता था। ठीक, अब ये WB का मान देखिए, WB प्रेक्षित अणु गुणधर्म, प्रेक्षित अणु अर्थात प्रैक्टिकल का डाटा। प्रैक्टिकल में क्या होता था, इस केस में बढ़ता था और उस केस में क्या होता था, घटता था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर में इसका ठीक उल्टा, सैद्धांतिक अणु द्रव्यमान अपान प्रायोगिक अणु द्रव्यमान। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? ये इन दोनों का उल्टा है, अर्थात इन दोनों का प्रेक्षित अणु द्रव्यमान संयोजन, ये दोनों का अर्थ एक ही है। सैद्धांतिक CP फिर संयोजन वियोजन के पहले इन दोनों का अर्थ भी एक ही है, लेकिन इन दोनों से ये उल्टा है। सैद्धांतिक देखिए ऊपर में लिखा हूँ, यहाँ सैद्धांतिक नीचे, तो सैद्धांतिक CP लिखा हूँ यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे मैं लिखा हूँ MB, ये भी MB है। ये सैद्धांतिक CP है अर्थात अणु संख्यक गुणधर्म। क्यों? देखिए ये WB अर्थात मात्रा के साथ CP का संबंध ऐसे है सीधा समानुपाती का, इसलिए ये जो मात्रा था ये भी ऊपर में और ये भी ऊपर में एक जैसे मान, लेकिन इनका संबंध इसके साथ उल्टा है, इसलिए इसके मान क्या है, पलट गए उससे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम समझते हैं कि जो I का मान है उसको हम कैसे काउंट करना सीखेंगे, क्योंकि हम उसी के लिए सारा चीज़ कर रहे हैं। पहला ये है वियोजन का केस अर्थात डिसोसिएशन, जिसको हमें सोडियम क्लोराइड के केस में देखा था। ठीक है, डिसोसिएशन जब भी होगा किसी भी सॉल्यूट का अर्थात विलेय का, कहने का अर्थ है कि पानी में जब भी डालूंगा या जो भी लिक्विड है उसमें, तो जो हमारा सॉल्यूट है विलेय है जाने के बाद टूट जाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड के आयनों में टूट जाता था उसी तरीके से। तब उस केस में जब I का मान हम निकालेंगे उसके लिए सूत्र ये है 1 + n-1 और ये है अल्फा। ठीक, तो इसको याद रखना है। अब ये कैसे आया होगा, ये जो मैं यहाँ पे लिख रखा था फार्मूला, उनका जब डेरिवेशन हल करते हैं तो उससे आता है ये। ठीक, इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कैसे? इसको ऐसा कर सकते हैं, इस एक को इधर भेज सकते हैं तो I-1 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा n-1 और इधर हो जाएगा अल्फा। इस तरीके से भी कर सकते हैं अल्फा निकालने के लिए। ठीक, लेकिन हम इस तरीके से याद करेंगे ताकि थोड़ा सरलता रहे। वियोजन किस में होता है? वियोजन का अर्थ होता है टूटना। किसमें? आयनों में टूटना। और आयनों में टूटता था तो क्या होता था? आयनों में टूटता था तो हमेशा अधिक हो जाता था क्या, जो विलेय की संख्या या सॉल्यूट है उसकी संख्या। अब यहाँ जो वियोजन होता है, वियोजन हमेशा प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य इनमें होता है। तो दुर्बल में वियोजन थोड़ा सा कम होता है और प्रबल में वियोजन अधिक होता है। सबसे पहला केस मैं देख रहा हूँ 1 के अंतर्गत प्रबल विद्युत अपघट्य अर्थात स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें कौन कौन से आते हैं? स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। एसिड की यदि मैं बात करूँ तो HCl, H2SO4, HNO3 ये सब आएंगे। इसकी यदि मैं, ये तो एसिड हो गया। बेस की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आएगा, और साथ में इसमें जो लवण होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लवण का अर्थ है कि जो एसिड और बेस से मिले, क्योंकि लवण भी पूरे के पूरे टूट जाते हैं अपने आयनों में। तो KCl, K4, Fe, CN6, इसको पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट कहते हैं, और इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। NaCl, BaCl2, Na2SO4 और भी ढेर सारे हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये इतने सारे एग्जाम्पल। ये प्रबल विद्युत अपघट्य के, ये वाला है एसिड, ये बेस था, और भी इसमें आ जाएगा KOH भी आ जाएगा। ये कौन सा था? बेस अर्थात क्षार था, और ये नीचे वाला लवण था। ये सब के सब अपने आयनों में टूटते हैं। अब इसमें देखिए I का मान हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो I के मान के लिए हमको जरूरत पड़ेगा N का और अल्फा का। तो जो अल्फा होता है प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में अल्फा का मान हमेशा 1 आता है। क्यों आता है 1? क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य हम किसको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो जल में घोलने पर जितना हमने कंपाउंड लिया वो सब के सब अपने आयनों में टूट गए। जैसे मान लो मैंने 100 अणु लिए या मॉलिक्यूल लिया किसका, कोई भी आयनिक यौगिक का, उसको पानी में डाला तो 100 के 100 अपने आयनों में टूट गए, आधे धन आयन और आधे ऋण आयन में, अर्थात 50 धन आयन और 50 ऋण आयन में। तो इस तरीके का जो अपना कंपाउंड रहता है उसको बोलते हैं प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इस तरीके से मतलब बोल सकता हूँ कि 100 मेरे पास क्या थे, मॉलिक्यूल थे, और 100 के 100 अपने किसमें आयनों में टूट गए। इसलिए हमेशा यहाँ अल्फा का मान क्या आता है? 1 आता है। अब चूंकि इस अल्फा का मान मैं यहाँ पे रखूँ यदि इस फार्मूले में, तो इस फार्मूले में यदि अल्फा का मान मैं 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा? आई का मान यहाँ पे 1 + n-1। अब देखिए -1 है और इधर प्लस, तो इसका मान क्या आ जाएगा? आई का मान n के बराबर। अब यहाँ n क्या है ये समझते हैं। n है यहाँ पे
एन आयनों की संख्या है, आयनों की संख्या। अब प्रबल विद्युत अपघट्य या जिसमें वियोजन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें हम आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हम अल्फा का मान भी नहीं रखेंगे तो भी हमको सिर्फ एन के मान से पता चल जाएगा। इसके केस में याद रखना कि जो आई का मान है हमेशा 1 से अधिक आता है, ठीक है। और ये तो याद रखना ही है, आई का मान अर्थात जो ये वान ठप गुणांक है इसका मान 1 से हमेशा अधिक आता है। क्यों 1 से अधिक आता है? क्योंकि जो एन का मान है इसका मान भी यहाँ अधिक आता है। कैसे आता है वो देखिए, इनका एग्जाम्पल मैं बारी बारी से कर रहा हूँ। जैसे HCl, इसको मैं तोड़ूँ, अब इसको लिक्विड में डालूँ तो किस में टूटेगा? क्योंकि हम आयनों में टूटने वाला पढ़ रहे हैं ना, H प्लस और Cl माइनस में। देखिए मैं कितना लिया 1, अभी कितना बन गया 1 से बन गया 2, ये 1 और ये 1, टोटल 2 हो गया ना। तो एन का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यही आयनों की संख्या को दिखा रहा है। H2SO4 कैसे टूटेगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस में। देखिए यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 1 और ये कितना है? 1 ही है, पूरा एक कंपाउंड है ना। टोटल कितने? एन का मान 3। तो उम्मीद है चीज़ आप समझ रहे होंगे कि कैसे निकालना है आपको एन का मान। और एन यहाँ क्या है? आयनों की संख्या। और इसी सूत्र में एन का मान रखना है, अल्फा का मान हमेशा 1 रखना है प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में। तो देखिए कैसे आएगा ये मान। देखिए एन का मान यदि मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ और अल्फा का मान 1 रखता हूँ, ठीक है, तो 2 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अल्फा का मान तो ऐसे ही 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा और ये 1, तो टोटल आ जाएगा ना 2। इसलिए आई का मान हमेशा एन के मान के बराबर आएगा। ठीक, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप कैसे करना है। देखिए इस एन का मान इस सूत्र में रखो और इस अल्फा का मान इस सूत्र में, तो ये 1 हुआ। एन का मान 2 रखा तो 2 ऋण 1 बराबर कितना आ गया? 1 आया। इस एन का मान एन बराबर 2, 1 आ गया और 1 कितना होगा? 2। अर्थात आई का मान किसके बराबर आ गया? एन बराबर 2 था ना, उसी के बराबर, इसलिए आई का मान एन के बराबर रहेगा। और इसलिए आई का मान 1 से हमेशा क्या आने वाला है? अधिक आने वाला है। किसके केस में? वियोजन या डिसोसिएशन के केस में। ये वियोजन या डिसोसिएशन के केस में ये याद रखना है आपको, इसका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक, इसी तरीके से और एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे एन का मान कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। NaOH पानी में डालूंगा तो Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। कितना आएगा एन का मान? 2। कैसे? 1 मोल था, इससे कितना मिल गया मेरे को? 2। वृद्धि हुआ ना, विलय का संख्या बढ़ गया। देखिए W/m, इसकी मात्रा बढ़ गई तो Cp की मात्रा बढ़ेगी और ये मात्रा क्या हो जाएगी? कम। अर्थात वियोजन के केस में, इसके केस में जो m है इसका मान क्या होगा? हमेशा घटेगा, ये याद रखना है। और जो Cp है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसका मान बढ़ेगा और ये W का मान भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमको एक आयन मतलब हमको एक मालिक्यूल, एक अणु से 2 अणु, किसी में 3 अणु इस टाइप से मिल रहे हैं, इस वजह से। नेक्स्ट देखिए ये एग्जांपल ले लेता हूँ। Na2SO4 क्या हो जाएगा? 2 Na प्लस और SO4 2 माइनस, ये 2 हुआ और ये 1, सामने कुछ नहीं है ना इसलिए 1। ये कितना? 1 से कितना मिल रहा है मेरे को? 3। एन का मान 3। नेक्स्ट K4Fe(CN6) पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये टूटेगा 4K प्लस Fe(CN6) 4 माइनस, ठीक है, उसके ऊपर घात चला जाएगा। तो देखिए ये 4 और ये कितना, सामने कुछ नहीं है तो 1 लिखूंगा मैं। ये कितना से हो रहा है? 1 से 5 बन रहा है, तो यहाँ एन का मान क्या हो जाएगा? 5। तो उम्मीद है कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। देखिए इस एन का मान यहाँ रखिए 5, 5 ऋण 1 बराबर कितना हुआ? 4। अल्फा का मान कितना? 1, तो 4 आया, 4 धन 1 5, तो आई का मान किसके बराबर आ गया? एन के मान के बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम इसी सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं। अर्थात हम क्या समझ रहे हैं? वियोजन के केस में ये विलय की मात्रा हमेशा बढ़ रही है क्योंकि आयन में टूट रहे हैं, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस रिलेशन के हिसाब से बढ़ रहा है, इसलिए एम का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, अणु द्रव्यमान, जिसको हम जब गणित करेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा वहाँ पे। ठीक, और भी इसी तरीके से ढेर सारे आप कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। वियोजन का केस पहला, और इसमें कौन सा था? प्रबल विद्युत अपघट्य का केस, जिसमें सबके सब इस तरीके से टूटते थे। ये अब इसमें बी देखा, देखिए बी दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब इसमें देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं? जिसमें अल्फा का मान 1 से कम आता है, अर्थात जितने अणु हम ले रहे हैं पानी में डाल रहे हैं सबके सब अणु नहीं टूट रहे हैं अपने आयनों में, कुछ ना कुछ बच जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे अल्फा का मान हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। ठीक है, अब दुर्बल विद्युत अपघट्य उदाहरण ये है NH4OH CH3COOH। और इसी तरीके से और भी ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक, अब इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होगा और यहाँ भी क्या होगा? इसका आयनन होगा। कैसे होगा वो देखिए, CH3COOH, ये केस में टूटा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये 1 और ये 1, ये 1। एन का मान यहाँ कितना? 2। इसके लिए भी सेम यही फार्मूला उपयोग होगा, I =
1 प्लस n माइनस 1 और ये अल्फ़ा सेम। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा का मान हमको हमेशा 1 से कम मिलेगा, अर्थात यहाँ अल्फ़ा का मान हम 1 नहीं रख सकते कभी भी। अल्फ़ा के केस में इसमें परसेंटेज दिया रहता है, ठीक है। परसेंटेज अर्थात जैसे मान लो दे दिया कि CH3 COO 10% आयनित होता है, आयनित होता है, आयनित होता है अर्थात आयन में टूट गया, तब आई क्या होगा, आई ज्ञात करें इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है 20%, 10%, तो कैसे निकालेंगे हम इसको ऐसे निकालेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू 10% लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10/100, 10/100 को लिख सकता हूँ 1/10 बराबर 0.1 अल्फ़ा का मान, ठीक है। और CH3 COOH इसको जानते ही हैं हम, कितना मान लिखना है, n का मान 2, ये ऊपर में निकाल रखा हूँ। तो i का मान क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 प्लस n का मान कितना आ जाएगा 2 ऋण 1 और अल्फ़ा का मान 0.1। इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब देखिए 0.1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 से गुणा करूँगा तो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0.2, तो ये भी क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमको कितना मिलेगा, देखिए ये 2 का गुणा इससे हो जाएगा तो ये बन गया 0.2 माइनस 0.1 प्लस 1, तो 0.2 में से 0.1 गया कितना 0.1, तो ये आ जाएगा 1.1, ये है इसका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कैसे आया और कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे। अर्थात इसके जो क्वेश्चन रहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्ट वाले हैं वो क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से रहेंगे, इतने प्रतिशत आयनित होते हैं या इतने % आयोनाइज्ड हो गए, इस तरीके से। इसके क्वेश्चन में सीधा कुछ नहीं लिखा रहेगा, उदाहरण रहेगा और आप उस उदाहरण से समझ जाएंगे कि कैसे वो अपने आयनों में टूट रहा है। अर्थात ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के सीधा उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्ट है। अर्थात अल्फ़ा का मान मेरे को यहाँ हमेशा 1 रखना है प्रबल में, दुर्बल में अल्फ़ा का मान 1 नहीं रखना है, जो कंडीशन देगा उसके हिसाब से रखना है। तो इनको नोट करिए प्रबल और दुर्बल वाले को। उसके बाद हम इस वियोजन के बाद पढ़ते हैं संयोजन वाला पोर्शन। अर्थात इसमें क्या होता था, वियोजन में अभी हम 1 लेते थे 2 मिलता था, उधर आयनों में टूट रहा है ना, देखिए n का मान। अब संयोजन वाले में क्या होगा, हम 2 लेंगे तो 1 मिलेगा, अर्थात जुड़ने वाला। दूसरा केस में हम पढ़ रहे हैं संयोजन अर्थात जुड़ने वाला। अब संयोजन के लिए प्रबल विद्युत अपघट्ट या दुर्बल विद्युत अपघट्ट इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संयोजन के केस में क्या होगा, जैसे मैं मान लो इस तरीके से एक ही जैसे कोई कंपाउंड लिया तो ये इससे जुड़ के इस तरीके से बना लिया, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था 2ACA2, ठीक है। ये कितना है, ये 2 है और 2 से ये कितना बन गया टोटल 1, अर्थात ये पूरा कंप्लीट यूनिट 1 बन गया। लेकिन यहाँ पे जब मैं n का मान कैलकुलेट करूँगा तो n के मान की जगह मैं इसको अब लिखूँगा 1/2। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ इसका अर्थ समझिए। देखिए ये 2 में 2 से मिलकर 1 बना, तब ये 1 यदि रहता तो कितना बनता, 1/2 ही बनता ना। अर्थात इसको ऐसा समझिए कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। अब मैं लिख दिया 1 ग्राम तो क्या करूँगा, 1 ग्राम बराबर कितना 1/1000 करके लिखूँगा ना किलोग्राम, बस वैसा ही है। ये 2 से 1 हो गया, 1 यूनिट बन गया, तो 1 से कितना बनेगा, तो 1 से बनेगा 1/, इसी को नीचे 2 करूँगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इस टाइप का जो अपना संयोजन वाला स्थिति है इसमें क्या होगा, संयोजन वाले में देखिए 2 लिया मैं, मेरे को 1 मिल गया, अर्थात विलय की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि जो विलय है वो आपस में जुड़ गए। तो इसका जब हम i निकालते हैं तो i इक्वल टू 1 प्लस सेम n-1 और ये अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे जो ये n है इसको हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे n को रिप्लेस कर देते हैं 1/n से। इसका कारण ये है कि जब आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो ये जो बाहर में 2 लिखा रहता है ना, इसी को हम n का मान 2 मान लेते हैं, ऐसा n का मान 2। अब इसमें मैं n का मान 2 लिखूँ तो यही मान आएगा 1/2 जैसा, ठीक है। तो वास्तव में n का मान तो 1/2 जैसा ही रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो करके हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/n से। कहने का अर्थ ये है कुल मिलाकर कि इसको मैं लिखूँगा 1/n, इस फार्मूला से हमको पता करना है। लेकिन अब 1/n जब रखूँगा यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए मेरे को मान अब n बराबर 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि मैं इसी को 1 प्लस n-1 अल्फ़ा लिखता ऐसे i इक्वल टू, तब इस केस में मैं n का मान 1/2 रखता, तो देखिए उत्तर दोनों में वही आएगा। n का मान इसमें 1/2 रखूँगा तो भी सेम ऐसा ही आएगा, और n का मान इसमें 2 रखूँगा तो भी ऐसा ही आएगा। तो हम सुविधा की दृष्टि से ऐसा समझेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा n इक्वल टू 2 ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे करना है। इसका उदाहरण ये है कि जो CH3COOH है इसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन में रखने पर या बेंजीन में विलय करने पर
विलय करने पर डाइमर, डाइमर अर्थात द्विलक, द्विलक अर्थात 2 से 1 बन गया यूनिट, इसको बोलते हैं द्विलक बना लेता है, बनाता है, जिससे जो कि H बंध से जुड़ते हैं, H बंध से जुड़ते हैं, H बंध से जुड़ते हैं मतलब ऐसा देखिए, ये CH3 हो गया, ये COO और ये OH, एक CH3 COO ऐसा, दूसरा CH3 इस तरीके से COO और एक OH के रूप में इस तरीके से, क्या बन गया CH3 COOH। तो ये देखिए, ये जो OH है इसमें का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ता है और इधर का जो OH है इसमें का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो इसी को बोलते हैं H बंध या हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध मतलब हाइड्रोजन अपने से बहुत अधिक विद्युत ऋणी अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी तत्व से जुड़ जाए तब वहाँ पे बनता है हमेशा हाइड्रोजन बंध। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इन सब के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है हमेशा जब भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ इसमें कि जो CH3 COOH, 2 CH3 COOH बेंजीन के कारण, अर्थात ये C6H6 है, C6H6 इस बेंजीन से क्रिया करने के बाद ये इस तरीके से बन जाते हैं, अर्थात ये 2 थे और 2 थे मेरे को मिल रहा है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ n का मान 1 नहीं है, याद रखना, n का मान इस तरीके से 2 है और अगर दूसरे तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पे आपको इस सूत्र को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था। वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ n का अर्थ वास्तव में 1/2 है, लेकिन हम सूत्र को अपनी सुविधा की दृष्टि से हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे n का मान मैं 2 ही मान रहा हूँ। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, इधर भी 2 था तो उधर भी 2 है, ऐसा करके, ठीक है। ये n का मान वास्तव में 1/2 हो गया है। और सामान्य रूप से यदि मोटा रूप से समझें तो ये समझिए 2 से वहाँ 1 यूनिट बन गया, अर्थात 2 चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये है संयोजन। अब संयोजन के केस में क्या हुआ, देखिए विलय अधिक से क्या हो गया, कम। तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से W/M, विलय की मात्रा क्या हो गई, कम, तो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कम हो गया, सीधा संबंध। लेकिन अणु द्रव्यमान क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके पहले वाले में जो वियोजन अर्थात डिसोसिएशन था, ये तो एसोसिएशन है, इस केस में ऐसा होता है। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका क्वेश्चन देखिए, इसमें इस टाइप से आता है कि CH3 COOH बेंजीन से क्रिया कर डाइमर बनाता है, डाइमर लेता है और 20% आयनित हो गया, आयनित हो गया, अर्थात क्रिया करने के दौरान ये आयन में टूट गया। तब I का मान क्या होगा, सेम इसी फार्मूला से, I = 1 + 1/n - 1 अल्फा। अल्फा 20% कैसे निकालेंगे, 20/100 कर दूंगा, तो 20 × 20 = 100, तो 1/5, तो 5, ये 0.2 आएगा अल्फा का मान। अब ये तो 1 है, तो 1 लिखूंगा, प्लस 1/n अर्थात 1/2। देखिए n = 2 लिखा हूँ। ये हम इसके केस में भी लिख सकते थे, CH3 COOH, CH3 COOH, इनके केस में भी n का मान 2 लिख सकते थे। n का मान हम 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस सूत्र को फिर चेंज करना पड़ेगा हमको, अर्थात इसको सिर्फ n रखना पड़ेगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो सूत्र को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, रख रहे हैं वही, इसलिए इसको 1/2 बना रहे हैं। सूत्र को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 रख रहे हैं n का मान हमेशा। ये अल्फा 0.2। तो इस तरीके से जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको I का मान मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये दूसरा जो केस है आपने समझ लिया होगा, संयोजन वाला। एक तीसरा लास्ट केस देखते हैं जिसमें क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। आपको यहाँ याद रखने वाला मुख्य रूप से है ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे मान कम हो जाता है, अर्थात इस तरीके से जुड़ जाते हैं, इसलिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मान भी कम आएगा, अणु द्रव्यमान बढ़ा मिलेगा। इसके पहले वाले में इसका उल्टा आता था, ठीक है। वियोजन वाले में ये मान बढ़ता था तो ये भी बढ़ता था और ये घटता था। तो 2 हो गए, एक तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा केस क्या है, तीसरा है ना तो संयोजन, संयोजन ना तो वियोजन, अर्थात ना तो जुड़ेगा ना ही टूटेगा, ठीक है। वियोजन मतलब होता है डिसोसिएशन, संयोजन मतलब एसोसिएशन। ये किस में होता है, ये होता है विद्युत अनअपघट्य, जिसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, अर्थात ये कभी आयनों में नहीं टूटने वाले हैं। उदाहरण इसके हैं, उदाहरण वो तो ये है यूरिया, यूरिया, शक्कर, सुक्रोज,
और कौन सा है, स्टार्च, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा का मान रहता है ये हमेशा 0 रहता है, और इनके लिए हम आई का मान कैलकुलेट करें तो आई का मान हमेशा यहाँ पे 1 लिखना है। अर्थात जैसे मैं मान लो यूरिया लिया, यूरिया जिसका सूत्र ये होता है NH2CO NH2, यूरिया लिया, ये जल में घोलने के बाद भी ऐसे ही रहेगा NH2CO NH2। 1 मोल लिया, 1 मोल मिल गया, अर्थात जितना लिया उतना ही मिल गया, इसलिए आई का मान क्या है, 1 है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि हमने आई का मान पढ़ा हुआ एक वियोजन में, वियोजन, एक संयोजन और एक अभी वाला, न वियोजन न संयोजन, न संयोजन। इसमें आई का मान हमेशा 1 से अधिक आता है, इसमें आई का मान हमेशा 1 से कम आता है संयोजन में, क्योंकि जुड़ते हैं। और यहाँ आई का मान हमेशा 1 आता है। इसका सूत्र क्या था, आई इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा था वियोजन वाले केस में। और वियोजन वाले केस में 2 केस था, एक प्रबल जिसमें अल्फा का मान 1 और एक दुर्बल जिसमें अल्फा का मान 1 से कम। तो कंडीशन याद रखना, यहाँ आई का मान 1 + 1/n-1 और ये अल्फा, और ये तो आई का मान यहाँ 1 हमेशा रखना ही है। यहाँ पे अल्फा का मान 0 आता था, ठीक है। अब अल्फा का मान देखिए 0 आएगा तो ये सब के सब 0 हो जाएंगे ना पूरे यूनिट, तो आई का मान 1 ही आ जाएगा इस केस में, ठीक। इस कारण आई का मान यहाँ पे 1। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये है वान हाफ फैक्टर, वान हाफ कारक। ये नाम यदि मिलते हैं तो आपको याद रखना है कि यूरिया, शक्कर, सुक्रोज, ये सब यदि रहते हैं किसी सॉल्यूशन में तो इनकी वजह से जो सॉल्यूशन का है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो सामान्य रहेगा। लेकिन अब मान लो एक कंटेनर है, इसमें शक्कर डाल दिया, और एक कंटेनर है इसमें नमक डाल दिया, नमक, इसमें 10 ग्राम नमक डाला, इसमें 10 ग्राम शक्कर डाला, दोनों की मात्रा बराबर है। अब किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अधिक आने वाला है, अर्थात किसका अणु संख्यक गुणधर्म अधिक आने वाला है। तो देखिए जो शक्कर है ये अपने आयनों में नहीं टूटता है, ये उदाहरण लिखा हो ना, लेकिन नमक अपने आयनों में टूटता है Na+Cl- में। तो इसका अणु संख्यक गुणधर्म हमेशा अधिक आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ विलेय की मात्रा 10 ग्राम के बाद वो जो अपने आयनों में टूटना स्टार्ट करेगा, इसलिए अधिक हो जाएगी। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। आई का मान क्या प्रभाव करता है ये सब तो आपने समझ लिया। इस हिसाब से जो हमारा फार्मूला था, एक मैं लिखा था Pa0 - Pa/Pa0 = x भी लिखा था, इसके साथ आई का गुणा करेंगे अब हमेशा। क्यों? क्योंकि इस टाइप का स्थिति आएगा तो उसी स्थिति से निपटने के लिए ये जो हमारा पहला अणु संख्यक गुणधर्म था उसके साथ आई का गुणा, दूसरा था हमारा ΔTB = KBm, इसके साथ भी आई का गुणा, तीसरा हमारा था ΔTF = KFm, इसके साथ भी आई का गुणा, चौथा पाई = CRT, इसके साथ भी आई का गुणा। इस तरीके से चारों जो हमारे कारक, इस तरीके से जो चारों हमारे क्या थे अणु संख्यक गुणधर्म, इसके साथ आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण क्या है इनमें जो कमी रहता है वह कमी इसके माध्यम से दूर हो जाता है, इसीलिए इस कारक को लाया गया था। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब या अपेक्षिक अनुमान, जो कि ये वाला है, उसके डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, इसके ग्राफ भी पढ़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। और साथ में अब ये जो हमारा फार्मूला है ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, लाएंगे, और साथ में आई से संबंधित क्वेश्चन भी आप करते जाएंगे अर्थात वान हाफ फैक्टर से। और वान हाफ फैक्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा आपको कि वहाँ पे वियोजन होना है या संयोजन, तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये वान हाफ फैक्टर है। जैसे वियोजन अर्थात डिसोसिएशन में बढ़ता है हमेशा, संयोजन वाले में घटता है। डिसोसिएशन में क्या है, हमेशा W वाला बढ़ता है लेकिन M वाला मान हमेशा घटता है, और यहाँ क्या बढ़ता है, M वाला मान बढ़ता है और W वाला मान क्या होता है, घटता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।